तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब गाइड स्टडी चैनल में फिर से। तो आज के इस वीडियो में हम एसिड बेस्ड इंसाइल से टॉप 30 एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज देखेंगे जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिएगा, इस बार हमने वीडियो जो रखा है वो हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखा है। तो ध्यान से आप हिंदी इंग्लिश वाले जो भी छात्र हैं आराम से पढ़ सकते हैं। आपने कमेंट कर करके हमें कहा था, तो इसलिए हम आपके लिए हिंदी भी लेकर के आए। तो इसी बात पर वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारे वीडियो। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, गोल्ड स्मिथ यूजेस एक्वारेजिया विच इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। तो एक्वारेजिया जो होती है वो किन दो चीज़ों की मिक्सिंग करने के बाद प्रिपेयर किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहली बात एक्वारेजिया। तो एक्वारेजिया जो होती है इसको हम रॉयल वाटर भी कहते हैं। तो सबसे पहला बात आप ये याद रखेंगे कि एक्वारेजिया को हम रॉयल वाटर कहते हैं। अब दूसरा बात, ये दो चीज़ की मिक्सिंग से बनती है। सबसे पहला चीज़ जो होती है हमारी नाइट्रिक एसिड, और दूसरा जो हमारा होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो आप ऑप्शन बी को करेक्ट करेंगे, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पे जो नाइट्रिक एसिड की जो कंपोजिशन जो होती है, तो एक पार्ट यानी कि 1 पार्ट जो होगी आपकी वो नाइट्रिक एसिड होगी, और 3 पार्ट जो होगी आपकी वो होगी क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी कि HNO3। नाइट्रिक एसिड आपकी कितनी पार्ट होगी, 1 पार्ट होगी, और यहाँ पे हम हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl ये आपकी 3 पार्ट होंगे। तो ये दोनों को मिला करके हमें बनता है एक्वारेजिया। ओके, तो इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। एक्वारेजिया की देखिए खासियत क्या होती है, एक्वारेजिया आपकी मेटल को डिजॉल्व करने में मदद करता है। खास करके ये गोल्ड जो होती है, गोल्ड तक को भी डिजॉल्व करने की क्षमता रखता है। यानी कि इट हैज एबिलिटी टू डिजॉल्व गोल्ड। जो आपकी गोल्ड होती है, जो है ठीक है, जो आपकी गोल्ड होती है उसको भी डिजॉल्व करने की क्षमता इसके पास होती है। साथ ही साथ आपके जितने सारे नोबल मेटल है, ठीक है, जितने सारे आपके नोबल मेटल है उनको भी डिजॉल्व कर देता है। जैसे कि आपको पता है प्लेटिनियम और पैलेडियम। ठीक है, इन सारे मेटल को भी ये बहुत ही आसानी से डिजॉल्व कर सकता है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो इस सवाल में आपको पूछा जा रहा है, पीएच वैल्यू शोज द न्यूमेरिक वैल्यू। पीएच स्केल जो होती है वो किस चीज़ की वैल्यू आपको बताती है। तो यहाँ पे देख लीजिए, हमने आपके लिए यहाँ पे पीएच स्केल रख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे टोटल हम जो नंबरिंग करते हैं 0 से लेकर के 14 तक की नंबरिंग करते हैं। इस स्केल में 14 तक की नंबरिंग होती है, और जो सबसे बीच में होती है यानी कि जो 7 होती है उसको हम न्यूट्रल कहते हैं। यानी कि यहाँ पे कोई भी सोल्यूशन होगी उसको हम न्यूट्रल कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पे वाटर देख लीजिए। अब जैसे ही हम इसके लेफ्ट तरफ बढ़ेंगे ना, तो जैसे लेफ्ट तरफ बढ़ेंगे यानी कि जैसे घटाएंगे 7 से जैसे नीचे तरफ अगर जो हम जाएंगे तो हमारा जो सोल्यूशन बनेगा वो क्या बनते जाएगा, एसिडिक सोल्यूशन बनते जाएगा। ठीक है, और वही हम जैसे राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे हमारा जो सोल्यूशन रहेगा वो एल्कलिन सोल्यूशन बनते जाएगा। एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, आप जो आपकी यहाँ पे मिल्क है, ठीक है, मिल्क है आपकी, टोमेटो है, सोडा है, लेमन है, स्टोमक की एसिड यानी कि जो आपकी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, बैटरीज में जो एसिड होती है वो सारे आपकी क्या होते हैं, एसिडिक नेचर में होती है। लेमन में विटामिन सी मिलती है, ये भी आपकी एसिडिक तरह होती है। टोमेटो भी आपकी एसिडिक होती है, कॉफ़ी भी थोड़ी सी एसिडिक होती है, और मिल्क जो है आपकी वो यहाँ पे 6 देख लीजिए। ठीक है, और यही हम बात करते हैं, जैसे हम राइट की तरफ शिफ्ट करते हैं तो हमारा अल्कलाइन हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ह्यूमन की ब्लड की, जिसकी 7.4 समथिंग होती है ब्लड की पीएच, और वही वाइट एग की जो वाइट पार्ट आप बोलते हैं उसकी वो सारी चीज़ बेसिक होते हैं यानी कि अल्कलीन होते हैं। ओके, और स्टोमक की टैबलेट से ये सब चीज़ बताया जा रहा है, जो कि आपको स्टोमक में जो आप टैबलेट यूज करते हैं ना, एसिडिटी जब आपको होती है तो जो आप टैबलेट यूज करते हैं वो क्या होता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस डाल देते हैं ताकि दोनों न्यूट्रलाइज हो जाए। ओके, और ये जो आपके अमोनिया सोल्यूशन है ये सारे आपके बेसिक होते हैं। सोप बेसिक होते हैं, ब्लीचिंग आपकी बेसिक होती है, और ड्रेन क्लीनर जितने सारी चीज़ होते हैं ये सारे आपके बेसिक होते हैं यानी कि अल्कलाइन नेचर के होते हैं। ओके, तो इस बात को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, तो ये है आपकी पीएच स्केल। अब इस आधार पर हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि पीएच वैल्यू हम किस चीज़ के लिए यूज करते हैं। तो एनालाइजिंग द नेचर ऑफ सोल्यूशन एसिडिक और बेसिक, हम एनालाइज करते हैं कि उस सोल्यूशन की नेचर एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए आइए तीसरा नंबर सवाल देखिए। इस सवाल में आपको पूछा जा रहा है, अ सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू
द पीएच ऑफ द सोल्यूशन। एक कोई सोल्यूशन है जिन्होंने रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर दिया है, तो वो सोल्यूशन की पीएच क्या होगी, इस सवाल में आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए अगर जो पीएच अगर जो 7 से ज़्यादा होगी तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम बेसिक कहते हैं कि नहीं। जैसा कि हमने पीएच स्केल में देखा कि अगर जो हम राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे 7 से आगे जाएंगे तो वो सोल्यूशन क्या हो जाएगी, बेसिक हो जाएगी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है रेड लिटमस जो थी वो ब्लू हो गई, यानी कि सोल्यूशन क्या, हमारी सोल्यूशन हमारी बेसिक हो गई, यानी कि 7 से ज़्यादा होगी तो ही ना हमारी बेसिक होगी। 7 पे तो न्यूट्रल होता है, 7 पे न्यूट्रल होता है आपकी, और 7 से इधर आपकी एसिडिक होती है कि नहीं। तो आपको पूछा है उस सोल्यूशन की पीएच क्या होगी। एग्जांपल पे आपको 7, 1, 5 दिया गया, नन ऑफ द अबव दिया गया है। तो आंसर के लिए जो हम चूज करेंगे नन ऑफ द अबव चूज करेंगे। क्यों नन ऑफ द अबव चूज करेंगे, हम इसलिए चूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि रेड लिटमस जो है वो ब्लू हो गई है। ब्लू कब होती है, जब अल्कलाइन हो जाती है, यानी कि जब उसकी नेचर बेसिक हो जाती है उस सोल्यूशन की, तो ही लिटमस पेपर पे ब्लू कलर की अपीयरेंस आती है। और 7 पे तो ये क्या हो जाती है, 7 पे तो आपकी न्यूट्रल होती है, तो ये बेसिक हो गई, यानी कि 7 से ज़्यादा इसकी सोल्यूशन की पीएच होनी चाहिए। बट ऑप्शन में हमें 7 से ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम ऑप्शन डी को यहाँ पे चूज करेंगे, नन ऑफ दी अबव। ओके, अगर जो कोई लिटमस पेपर रेड है, अगर जो हम उसे बेसिक सोल्यूशन में डाल देंगे तो रेड लिटमस आपकी बन जाएगी ब्लू कलर। अरे है, अगर जो कोई हमारी सोल्यूशन बेसिक है उसको हम लोग एसिडिक सोल्यूशन में डाल देंगे तो उसकी कलर क्या हो जाएगी, रेड हो जाएगी। तो ये दो चीज़ें इसको आप अच्छे से याद रखना है आपको। प्योर वाटर की, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया था कि प्योर वाटर की पीएच कितनी होती है, तो प्योर वाटर की मैंने आपको 7 बताया। जो हमारी यूरिन जो होती है, यूरिन की पीएच कितनी होती है, तो ये 4.5 से लेकर के 8.0 तक जा सकती है, ठीक है। तो यानी कि अगर जो बात किया जाए तो ये स्लाइटली हमारी जो यूरिन होती है स्लाइटली एसिडिक होती है, ठीक है, स्लाइटली एसिडिक, थोड़ी सी हमारी एसिडिक नेचर की होती है यूरिन। और यही हम ब्लड की बात करें तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, ब्लड की हमने बताया था 7.35 से लेकर के 7.45 तक की ब्लड की होती है। तो ये क्या हो गई, ये बेसिक नेचर की होगी क्योंकि 7 से आगे की तरफ बढ़ गई। और यही हम बात करें सलाइवा की, जो हमारी सलाइवा होती है, आप ये समझ जाएंगे कि सलाइवा हमारी थोड़ी सी एसिडिक होती है। तो ये 6.2 से लेकर के 7.6 होती है सलाइवा, हमारी जो सलाइवा होती है, जो कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मुंह पर ही मार देती है, ठीक है। तो ये भी थोड़ी सी एसिडिक होती है, ये बेसिक की तरफ तो चली गई लेकिन हम इसे एसिडिक के अंदर रखते हैं, ठीक है, स्लाइटली एसिडिक इसको आप रखेंगे, ठीक है। और यही हम बात करेंगे स्टोमक। स्टोमक में जो हमारी एसिड होती है, स्टोमक एसिड, तो स्टोमक में जो एसिड होती है इसको हम कहते हैं HCl, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इसकी जो होती है वो 1.5 से लेकर के 3.5 तक की इसकी क्या होती है, रेंज होती है। तो ये क्या हो गई, आपकी एसिडिक हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो छोटी मोटी चीज़ आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ दिया जाता है, व्हाट इज द पीएच ऑफ सलाइवा, व्हाट इज द पीएच ऑफ ब्लड, व्हाट इज द पीएच ऑफ एसिड इन द स्टोमक। तो ये सारी चीज़ पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। अगला सवाल देख लीजिए, सवाल में पूछा जा रहा है आपको, विच एसिड इज कंसिडर्ड एज ए बेसिक केमिकल इन द इंडस्ट्री। जो हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा हम कौन सी केमिकल को यूज़ करते हैं, आपको इस सवाल में पूछा जा रहा है कौन सी एसिड है जिनको हम केमिकल इंडस्ट्री में यूज करते हैं। तो दोस्तों ये होता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि H2SO4, ठीक है, सबसे ज़्यादा हम इसे ही यूज करते हैं। इसे हम ज़्यादातर यूज करते हैं अपने कौन सी इंडस्ट्री में, हम इसे यूज करते हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में, ठीक है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, ठीक है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज करते हैं। साथ ही साथ इसकी और यूज के बारे में बात करें तो इसे हम अपने जो लेबोरेटरी होते हैं, क्लीनिंग पर्पज़ में भी हम इसे यूज़ करते हैं लेबोरेटरी में, ठीक है। तो इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अब देखिए अगला सवाल आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट की एक्वस सोल्यूशन है, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट की एक्वस सोल्यूशन है, ये एसिडिक इन नेचर होती है बिकॉज द साल्ट अंडर। तो देखिए जब भी हम कॉपर सल्फेट को हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, ठीक है, जब हम इसको हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो ये क्या करता है दोस्तों, ये हमारी हार्मफुल एसिड बना देती है H2SO4, ठीक है, जो कि एसिडिक इन नेचर हो जाती है। और कॉपर यहाँ पे हमारी इस प्रकार से हमारा काम बन जाता है, ओके। तो ये हमारी जो यहाँ पे होती है इसकी सोल्यूशन जो होती है वो एसिडिक इन नेचर हो जाती है, किसके कारण, हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं उसकी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल है, आपको पूछा जा रहा है, विच इज नॉट अ लिविस एसिड। लिविस एसिड कौन नहीं है दिए गए ऑप्शन में से। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि लिविस एसिड आखिर होती क्या है। तो लिविस एसिड वो कहलाएगी जो कि लोन पेयर की एक्सेप्टर होगी, ठीक है। लोन पेयर एक्सेप्टर को हम क्या कहेंगे, लिविस एसिड कहेंगे। और यही हम बात करेंगे लिविस बेस की। तो लिविस बेस हम किसको कहेंगे, जो कि लोन पेयर को क्या कर रहा हो, लोन पेयर को डोनेट कर रहा हो, ठीक है, लोन पेयर डोनर,
ठीक है। तो लोन पेयर को डोनेट करेगा तो उसे हम लुईस बेस कहेंगे, और लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा तो हम उसे लुईस एसिड कहेंगे। तो आपको पूछा विच इज नॉट ए लुईस एसिड, यानी कि लुईस बेस आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे जो दोस्तों आप देखेंगे हमारी जो अमोनिया जो होती है ना, अमोनिया, ये आपकी क्या होती है, ये आपकी लुईस बेस होती है। कैसे, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर जो आप अमोनिया के स्ट्रक्चरल डायग्राम की तरफ जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे नाइट्रोजन जो रहती है यहाँ पे NH3, हमारे पास 3 हाइड्रोजन है, तो हम 3 हाइड्रोजन को यहाँ पे बॉन्डिंग करा देते हैं। जैसे कि आप जानते हैं नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर कितनी होती है, 7 होती है। तो हम जब इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं तो 2 और यहाँ पे 5 लिखेंगे, यानी कि आउटर मोस्ट सेल पे 5 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन जो होंगे, यही 5 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारी नाइट्रोजन की 3 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे हमें बॉन्ड बना करके दे दी, लेकिन बचा और कितना दोस्तों, अब और यहाँ पे 2 बच गया। तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे बच गए, ये दोनों को पेयर में हम बात करेंगे तो यहाँ में क्या हो गई, लोन पेयर हो गई। ठीक है, तो ये जब लोन पेयर हो गई, ये लोन पेयर तो दोस्तों एक्स्ट्रा हो गया, यानी कि ये लोन पेयर एक्स्ट्रा हो गया तो हम इसे डोनेट ही ना करेंगे। जब आपके पास एक्स्ट्रा कोई चीज़ हो जाता है तभी ना आप किसी को देते हैं, आपको कमी रहती है तो आप कोई चीज़ देते हैं कि आपके पास एक्स्ट्रा रहता है तभी आप किसी की हेल्प कर सकते हैं। तो ये जो 2 लोन पेयर हो गए, एक लोन पेयर जो हो गए, ये डोनेट के लिए तैयार है। ठीक है, तो जब डोनेट के लिए तैयार हो गया तो इसे हम क्या कहेंगे, लुईस बेस कहेंगे। तो जो आपकी अमोनिया जो हो गई, यहाँ पे अमोनिया ही यहाँ पे सिर्फ लुईस बेस की तरह काम करेगा, बाकी के जितने भी स्ट्रक्चर है ये आपके लुईस एसिड है। ओके, तो ये आपकी ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। उम्मीद है आपको अच्छे में समझ में आया होगा। इसी बात पे वीडियो को जरूर आप लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो अगले सवाल देख लीजिए, पूछा जा रहा है आपको आयोडाइज साल्ट कंटेंट, जो आपकी आयोडाइज साल्ट जो होती है वो उसमें क्या देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये आपकी BPSC 2017 में पूछा गया था ये सवाल। तो आपको पूछा जा रहा है कि आयोडाइज साल्ट कंटेंट, आयोडाइज साल्ट में क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, आयोडाइज साल्ट में 2 चीज़ होती हैं, एक होती है आपकी सोडियम एंड दूसरी होती है आपकी पोटासियम। ठीक है, पोटासियम आयोडाइड, ये 2 तरह की आयोडाइड हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, आयोडाइड, तो 2 हमें आयोडाइड देखने को मिल रहे हैं। तो आंसर पे यहाँ पे हमारे क्या दिया, सोडियम पोटासियम ढूंढिए। तो यहाँ पे सोडियम नहीं लेकिन पोटासियम है, तो आप पोटासियम को यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, तो देखिए आयोडीन की हमें शरीर में क्या जरूरत है दोस्तों, ये हमारी इसकी ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि जो हमारी थायराइड जो ग्लैंड होती है ना, उसकी प्रॉपर फंक्शन के लिए। ठीक है, थायराइड ग्लैंड की किस चीज़ के लिए, प्रॉपर फंक्शन के लिए। तो थायराइड ग्लैंड की अगर जो प्रॉपर फंक्शन होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर तरह से वो काम करनी चाहिए, तो हमें आयोडीन की मात्रा हमारी खाना में होना बहुत जरूरी है। ओके, नमक में। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक सवाल आपको पूछा जा रहा है, सोडा वाटर ऑब्टेन्ड बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इज। तो देखिए जो हम सोडा वाटर जो लेते हैं दोस्तों, ठीक है, जो सोडा आप पीते हो वो कौन सी नेचर की होती है। तो ये आपको सिंपल सी बात है, आपको अच्छे से पता है इसकी नेचर क्या होती है, ये एसिडिक नेचर की होती है। लेकिन यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी होती है ये वाटर के साथ किस तरह से डिजल्व करके और क्या बना देती है। तो जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये आपके वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है और आपको बना देता है दोस्तों एक कंपाउंड जिसका नाम है H2CO3, यानी कि इसको हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड। तो ये आपको क्या बना के दे देता है दोस्तों, कार्बोनिक एसिड। तो अगला सवाल देखिए, यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डू नॉट कंटेन ऑक्सीजन। कौन से दिए गए एसिड है जिनमें ऑक्सीजन हमें देखने को नहीं मिलती है। तो सबसे पहली बात है नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड के देखिए फार्मूला लिखेंगे हमें पता चल जाएगा किस में ऑक्सीजन है किस में ऑक्सीजन नहीं है। तो नाइट्रिक एसिड को हम बोलते हैं दोस्तों HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बोलते हैं HCl और ऑल दी अबव तो हटा दीजिए। तो यहाँ पे आपको ऑक्सीजन किस में नहीं है पूछा जा रहा है, तो HCl यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन की कॉम्बिनेशन को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ अब आ जाइए। सवाल आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज नीला थोथा। तो नीला थोथा क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात नीला थोथा आपको इस सवाल में पूछा जा सकता है। हिंदी में हम नीला थोथा कहते हैं, इंग्लिश में भी आपको नीला थोथा कहा जा सकता है, लेकिन आप इसे समझिएगा, इसको हम कहते हैं दोस्तों इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्लू विट्रोल। ठीक है, तो आपको पूछा जा रहा है कि ब्लू विट्रोल कौन सा है दिए गए ऑप्शन में से, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, आयरन सल्फेट या फिर सोडियम सल्फेट। तो दोस्तों हमारी नीला थोथा जो होती है वो कॉपर की सल्फेट को हम नीला थोथा कहते हैं। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट आप करेक्ट कर लीजिएगा। फॉर्मूला हो जाएगी दोस्तों CuSO4.5H2O। ये हो गई कंप्लीट फॉर्मूला आपकी नीला थोथा की, यानी
आपकी ब्लू विट्रोल। ओके, ठीक है, कंपाउंड ऑफ कॉपर सल्फेट को हम नीला थोथा कहते हैं। चलिए दोस्तों, एक और सवाल देख लीजिए। पूछा जा रहा है आपको, एन अननोन गैस क्विकली डिजॉल्व इन वाटर। एक कोई अननोन गैस है जो कि क्विकली डिजॉल्व हो जाती है दोस्तों, किस में? वाटर में। दिस गैसेस एक्वा सोल्यूशन टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करवा दे रही है। दिस गैस प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन क्लोराइड विथ वाइट फ्लेम। तो हाइड्रोजन क्लोराइड को प्रोड्यूस करवाता है किस चीज़ के साथ? वाइट फ्लेम के साथ। इस अननोन गैस को आप पहचानिए, आपको सवाल में पूछा गया है। एग्जाम्पल पे आपको सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक हाइड्रोक्साइड, अमोनिया और कार्बन मोनोऑक्साइड दिया गया है, लेकिन जो सही उत्तर होगा दोस्तों इसकी अमोनिया होगी, यानी कि NH3। ठीक है, तो ये एक ऐसा कंपाउंड, इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में आप बात करेंगे दोस्तों, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करा देती है और अमोनिया जो होती है वाइट फ्लेम प्रोड्यूस करवा देती है, NH3। इसको हम वाटर के साथ जब रिएक्ट करा देंगे ना, तो ये हमें क्या बना देगा? NH4 प्लस एक्वस सोल्यूशन में। ठीक है, और प्लस हाइड्रोक्साइड आपकी एक्वस सोल्यूशन में बना करके दे देगा। क्लियर है? तो यही सारी चीज़ें दोस्तों कि ये वाटर के साथ भी डिजॉल्व कर जाती है। ठीक है, वाटर के साथ इजीली डिजॉल्व कर देती है। तो आइए अगला सवाल देख लीजिए। पूछा गया आपको मैच द फॉलोइंग। दो यहाँ पे लिस्ट दी गई है, दोनों को आपको मैच कर लेना है। तो 12वां नंबर सवाल है आपके यहाँ पे। तो देखिए, वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, वॉशिंग सोडा को हम मिला देते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ, और कॉस्टिक सोडा इसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कॉस्टिक सोडा को हम क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। नीला थोथा अभी अभी हमने देखा कॉपर सल्फेट कहते हैं इसको। बचा हाइफो, तो हाइफो हम सोडियम थायोसल्फेट को कहते हैं। तो इस अनुसार से दोस्तों हमारा ऑप्शन ए का हो गया 4, ए का हो गया 4, और बी की कॉस्टिक सोडा की हो गई 1, बी की 1, बी की 1, ए का 4, बी की 1। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया। मिला लीजिएगा ऑप्शन, जो मैं गलत चूज़ कर रहा हूँ तो आप मिला लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको करेक्टली मैच करके बता दिया। ठीक है, वॉशिंग सोडा दोस्तों आगे हो गई आपकी। वॉशिंग सोडा को हम क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। कॉस्टिक सोडा को हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कॉस्टिक सोडा को क्या कहते हैं दोस्तों? सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। ठीक है, NaOH। कॉपर सल्फेट मैंने बताया CuSO4, और सोडियम थायोसल्फेट जो होती है हमारी, उसको हम कहते हैं दोस्तों Na2S2O3। ठीक है, और यही आपकी बात आती है सोडियम कार्बोनेट की, तो हम इसको कहते हैं Na2CO3। क्लियर है? सारे की फॉर्मूला भी आप याद करके चलते रहिए, आपके लिए ज़्यादा आसान होगी। तो देखिए अगला सवाल देखिए, मैच द फॉलोइंग लिस्ट बाय यूजिंग। फिर से हमें मैच द फॉलोइंग करनी है। नीला तोता, तो नीला तोता दोस्तों आपकी क्या होती है? कॉपर सल्फेट। अभी अभी आपने देखा नीला तोता हो गया आपका कॉपर सल्फेट। एप्सम साल्ट, तो एप्सम साल्ट दोस्तों हम मैग्नीशियम सल्फेट को कहते हैं। ठीक है, एप्सम साल्ट को हम क्या कहते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट। बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं, अच्छे से याद रखिएगा। और कॉस्टिक सोडा को दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो दोस्तों इसे आप अच्छे से याद करिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और इसी अनुसार आप यहाँ पे ऑप्शन चूज़ करके आंसर चूज़ कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, उसी से रिलेटेड है। इसी तरह के आपके देखिए हर एक सवाल एक दूसरे से रिलेट करता है। जैसे कि मैंने आपको मैच द फॉलोइंग दे दिया, वहाँ पे मैंने 8 चीज़ के नाम लिए है, तो आपको आगे जाकर के वो सारी चीज़ देखने को मिलनी है। तो यहाँ पे पूछा यार आपको बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हम किसको कहते हैं दोस्तों? बेकिंग सोडा हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को चूज़ करिए, और सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्मूला क्या होती है? NaHCO3। देखिए बेकिंग सोडा हो गई आपकी, और वॉशिंग सोडा, ये दोनों चीज़ में कंफ्यूज मत करिएगा। वॉशिंग सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट, और बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला सवाल देखिए दोस्तों, थोड़ी अजीब सी सवाल है, थोड़ी नई सवाल है, इसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसमें आपको पूछा जा रहा है कि फोटोग्राफिक में हम कौन सी एसिड को यूज़ करते हैं। तो फोटोग्राफी जो होती है उसमें कौन सी एसिड को यूज़ किया जाता है? तो दोस्तों इसमें हम ऑक्जेलिक एसिड को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऑक्जेलिक एसिड की फॉर्मूला क्या हो जाएगी आपकी? C2H2O4। ठीक है, ये हमारी फोटोग्राफी में यूज होती है दोस्तों, किस फॉर्म में? फेरस ऑक्सलेट में। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड आप यहाँ पे जान चुके हैं, ये आपकी ऑक्जेलिक एसिड है जो कि फेरस ऑक्सलेट की फॉर्म में हम यूज करते हैं फोटोग्राफी में। अब बात है दोस्तों फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड हमें कहाँ से मिलेगी? तो फॉर्मिक एसिड जो होगी दोस्तों, फॉर्मिक एसिड हमें मिल जाएगी आपकी एंट से। ठीक है, ये हमें चींटियाँ जो होती है एंट से हमें फॉर्मिक एसिड मिलती है। साइट्रिक एसिड की हम बात करेंगे तो जिसकी लेमन होगी, लेमन से आपको साइट्रिक एसिड मिल जाएगी। एसिटिक एसिड की बात करेंगे दोस्तों तो विनेगर। ठीक है, विनेगर को ही हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं, एसिटिक एसिड।
अब देखिए दोस्तों, एक सवाल है यहाँ पे, इस पे कंफ्यूज मत करिएगा, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। सवाल में पूछा जा रहा है आपको, द एंड प्रोडक्ट ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जब होती है तो इसकी एंड प्रोडक्ट क्या होती है। देखिए यहाँ पे आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। पायरुविक एसिड को देख के आप बिल्कुल कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस की एंड प्रोडक्ट हमारी होती है पायरुविक एसिड, है कि नहीं। लेकिन आपको पूछा जा रहा है एंड प्रोडक्ट ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन यानी कि इथेनॉल। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की एंड प्रोडक्ट जो होती है दोस्तों वो होती है क्या, इथेनॉल। इथेनॉल होती है और साथ ही साथ हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलती है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जब भी होता है, इसमें क्या कराया जाता है दोस्तों, देखिए थोड़ा सा समझिए। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में हम शुगर को, ठीक है, शुगर को फर्मेंटेशन करवाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर शुगर में हो गया आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है, और साथ ही साथ आपकी सुक्रोज, ये सारी चीज़ की और इनकी फर्मेंटेशन करवा करके दोस्तों हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इथेनॉल मिल जाती है, ठीक है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इसे ही को कहा जाता है। तो इसमें हमें इथेनॉल मिलती है। तो इथेनॉल यानी कि दोस्तों क्या, इथाइल अल्कोहल। इथेनॉल की फॉर्मूला क्या होती है, C2H5OH, और इसी को तो हम इथाइल अल्कोहल कहते हैं, है कि नहीं। तो इथाइल अल्कोहल को आप करेक्ट चूज कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है यूरिक एसिड इज प्रेजेंट इन। यूरिक एसिड हमें कहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो देखिए यूरिक एसिड दोस्तों बेसिकली हमें जो देखने को मिलती है हमें यूरिन में देखने को मिल जाती है, ठीक है। यूरिन ऑफ मैमल्स यूरिक एसिड देखने को मिल जाती है। अगर जो दोस्तों यूरिक एसिड यूरिन में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है तो दोस्तों यही इंडिकेट करवा देता है। अगर जो ये हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा तो ये इंडिकेट करा देगा, क्या चीज़ इंडिकेट करा देगा, कि आपके किडनी में, ठीक है, आपकी किडनी में स्टोन है। बेसिकली दोस्तों जब हम बात करें यूरिक एसिड की, तो यूरिक एसिड जो है ये एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है किसकी, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। तो आंसर जो आप चूज करेंगे यूरिन्स ऑफ मैमल को करेक्ट करेगा। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल देखिए, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। पूछा जा रहा है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होती है, कौन रेस्पॉन्सिबल रहता है ब्लू बेबी सिंड्रोम के लिए। तो देखिए मोस्ट कॉमन कॉज जो होती है ब्लू बेबी सिंड्रोम की दोस्तों वो क्या होती है, नाइट्रेट की कंटामिनेशन के कारण, ठीक है, नाइट्रेट्स, कंटामिनेशन ऑफ नाइट्रेट्स, इसके कारण ही हमें ब्लू बेबी सिंड्रोम देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, इस कंटामिनेटेड नाइट्रेट्स को अगर जो बेबी ले लेता है, यानी कि जो हम ड्रिंक, जो बेबी को जो ड्रिंक दिया जाता है, ठीक है, पीने के लिए जो पानी दिया जाता है, अगर जो उसमें नाइट्रेट्स, ठीक है, नाइट्रेट्स की कंसेंट्रेशन हाई है तो ये जब जैसे बॉडी के अंदर जाता है ये कन्वर्ट हो जाती है नाइट्रेट से किसमें, नाइट्राइट में, ठीक है, नाइट्रेट से नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाती है। और यही नाइट्राइट क्या कर देती है दोस्तों, ये कंबाइन हो जाती है। कहाँ कंबाइन हो जाती है, ये कंबाइन हो जाती है होम्योग्लोबिन के साथ, होम्योग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाती है। और इसके साथ कंबाइन होने के कारण क्या हो जाती है दोस्तों, ये एक चीज़ बना देती है, मेथेमोग्लोबिन बना देता है दोस्तों। इसके कारण क्या हो जाती है कि जो बॉडी होती है वो ऑक्सीजन को क्या कर पाता है दोस्तों, ऑक्सीजन को कैरी आउट नहीं करवा पाता है, कैरी आउट नहीं करवा पाता है ऑक्सीजन की कैरी आउट, ठीक है, क्लियर है। तो मेथेमोग्लोबिन यहाँ पे बना देती है ये नाइट्राइट्स, ओके। तो यही कारण है दोस्तों कि नाइट्राइट की कंसेंट्रेशन अगर जो पानी में ज़्यादा हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्राइट्स में, बॉडी में जाते ही ये नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और यही नाइट्राइट क्या करेगा, होम्योग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाएगी मेथीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन को कैरी आउट करने नहीं देता है, और इसी के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाती है। अगला सवाल देखिए, पूछा जा रहा है आपको द एसिड इन गैस्ट्रिक जूस, जो गैस्ट्रिक जूस होती है उसमें आपको कौन सी एसिड देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बात हम समझ लेते हैं कि जो आपकी गैस्ट्रिक जूस होती है इसमें आपको क्या क्या चीज़ देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले इसमें आपको देखने को मिलती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और साथ ही साथ आपको इसमें पेप्सिन भी देखने को मिलती है, और साथ ही साथ एक एंजाइम है जिसका नाम है लाइपेज। ये तीन चीज़ आपको गैस्ट्रिक जूस के अंदर देखने को मिल जाती है। लेकिन आपको पूछा गया है कि कौन सी एसिड पाई जाती है, तो आप इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ही करेक्ट करेंगे। अगला सवाल और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा गया आ रहा है आपको एचिंग ऑफ ग्लास, ठीक है, एचिंग ऑफ ग्लास में कौन सी एसिड को यूज किया जाता है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि एचिंग ऑफ ग्लास क्या होती है। तो एचिंग ग्लास एक ऐसी मेथड है जिसमें हम ग्लास के ऊपर डिजाइन करवाते हैं, ठीक है, ग्लास के ऊपर जो आर्ट या फिर डिजाइन कराई जाए, ठीक है, ग्लास के ऊपर जो आर्ट और डिजाइन कराई जाती है उसी सिस्टम को हम एचिंग ऑफ ग्लास कहते हैं। तो ये कौन सी एसिड यूज किया जाता है, इस सवाल में आपको ये पूछा जा रहा है इस सवाल में। तो देखिए दोस्तों इसमें हम जो यूज करते हैं, इसमें हम हाइड्रोजन फ्लोराइड को यूज करते हैं, HF को यूज करते हैं। अब हाइड्रोजन फ्लोराइड को हम क्यों यूज करते हैं, ये सबसे पहली बात, ग्लास, हम ग्लास के ऊपर ही कर रहे हैं ना, तो ग्लास के अंदर क्या होती है दोस्तों, ग्लास के हमें सोडियम की सिलिकेट देखने को मिलती है, ठीक है, सोडियम सिलिकेट हमें ग्लास के अंदर देखने को मिल जाती है, क्लियर है,
ठीक है। ये दोस्तों अगर इसको हम वाटर के साथ कंबाइन कर देंगे, वाटर के साथ ये कंबाइन करके क्या बना देती है दोस्तों, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बना देती है। क्या बना देती है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बना देती है। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, HF जो हमारी होती है, ये जो सोडियम सिलिकेट जो होती है इसको डिजोल्व करने की पावर रखता है, ठीक है, इसको डिजोल्व करने की पावर रखता है, क्लियर है। तो इसको, इसकी जो ग्लास में जो सोडियम सिलिकेट्स होते हैं, जिसको दोस्तों हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं Na ऑक्साइड की बात करें, Na2SiO3, तो सोडियम सिलिकेट की जो ऑक्साइड होती है उसको डिजोल्व करने में HF सक्षम है, इसलिए हम HF को यूज़ करते हैं, क्लियर है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, इस सवाल का दोस्तों मैंने आपको पोल पे भी दिया था, जो मैं डेली अपने यूट्यूब चैनल पे आपको पोल देता हूँ, MCQs के तौर पे आप लोग चूज़ करते हैं। 40-50 बच्चे ही यहाँ पे कर रहे हैं, बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, और अपने दोस्तों लोग को भी बोलिए करते रहने के लिए, ठीक है। तो देखिए, ह्यूमन स्टोमक जो है उसमें एक एसिड है जिसको हम एक्स कहते हैं, जो कि फूड के डाइजेशन में मदद करता है। और ये एसिड एक्स क्या है, ये आपको इस सवाल में पूछा जा रहा है, ठीक है। मानव पेट, ठीक है, मानव के पेट में एक एसिड पाया जाता है एक्स, ठीक है, वो क्या करवाता है दोस्तों, ठीक है, भोजन पाचन में मदद करता है, ठीक है। उस एसिड को आपको पहचाननी है तो दोस्तों वो कौन सी होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है। बहुत ही कॉमन सी सवाल थी, ये तो आपको अच्छे से पता है कि स्टोमक में हमें एक एसिड देखने को मिलती है जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है कि नहीं। अगला सवाल देखिए, पूछा जा रहा है आपको, टू प्रोटेक्ट टूथ डिके We are advised to brush our teeth regularly. The nature of the toothpaste commonly used is. तो जो हमारी टूथ जो रहती है हमें कहा जाता है कि रेगुलर ब्रश करते रहिए और टूथपेस्ट से करिए, ठीक है। ऐसा क्यों कहा जाता है, ठीक है। जो टूथ डिके से बचने के लिए हमें लगातार ब्रश करने के लिए कहा जाता है और हमें टूथपेस्ट यूज़ करने के लिए कहा जाता है। तो टूथपेस्ट हम क्यों यूज़ करते हैं, आखिर क्या होती है इसे टूथपेस्ट में, तो ये आपके सवाल में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात, टूथ डिके आखिर होगी क्यों। तो देखिए, टूथ डिके तब होती है जब हमारे माउथ के अंदर का, ठीक है, माउथ के अंदर का जो pH होता है दोस्तों वो 5.5, ठीक है, 5.5 से नीचे जाने लगता है, ठीक है। यानी कि नीचे 5.5 से नीचे जाने लगा, यानी कि क्या होने लगा दोस्तों, एसिडिक, यानी कि 7 से नीचे जाती है एसिडिक हो जाती है। तो ये हमारे एसिडिक होने के कारण दोस्तों ये बेस्ट हो जाता है, ठीक है, ये बेस्ट कंडीशन हो जाती है किसके लिए, बैक्टीरिया ग्रो करने के लिए, ठीक है, टूथ डिके के लिए, डिकेइंग, ये बेस्ट कंडीशन होती जाती है आपकी क्या चीज़ के लिए, डिकेइंग के लिए, ठीक है। तो यही इसी चीज़ को न्यूट्रलाइज करने के लिए दोस्तों, इसी एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या यूज़ करेंगे जो न्यूट्रलाइज हो जाएगा दोस्तों, सिंपल सी बात है, एसिड को एसिड से तो हम न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते हैं, एसिड को न्यूट्रलाइज करना है तो हम इसमें बेस ही यूज़ करेंगे। तो इसलिए दोस्तों टूथपेस्ट जो रहती है वो कॉमनली बेसिक नेचर की होती है। अब देखिए दोस्तों, एक बहुत ही प्यारा सा सवाल है और इस तरह के सवाल आपको रेलवे के एग्जाम में देखने को मिला है बहुत बार, आपको आगे एसएससी के एग्जाम में भी, बाकी सारे एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, आप किसी भी कंपाउंड की इक्विवेलेंट वेट किस प्रकार से निकालेंगे आपको इस सवाल में वो बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट या फिर मोलिकुलर वेट, दोनों आप एक ही प्रकार से निकालेंगे, क्लियर है। तो आपको यहाँ पे एटॉमिक वेट दे दी गई है हर चीज़ की, जो कि आपको पता है एटॉमिक वेट क्या होती है, हाइड्रोजन की 1 होती है, सल्फर की 32 होगी, ऑक्सीजन की 16 होगी, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली ये डबल होती है। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो होती है दोनों को ऐड करने के बाद जो हमें मिलता है उसी हम एटॉमिक वेट कहते हैं, ठीक है, उसी को हम मास नंबर, उसी को हम एटॉमिक वेट कहते हैं। चलिए, तो आपको यहाँ पे निकालना है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड की आपको निकालनी। देखिए आपको यहाँ पे क्या चालाकी कर दिया है, आपको सल्फ्यूरिक एसिड कह दिया गया है। अगर जो आपको सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मूला नहीं पता होगी तो आप किस प्रकार से निकालेंगे, आपको ये सारी चीज़ तो दे ही दिए गया है, वो बहुत अच्छी बात है। कभी कभी आपको ये सारी चीज़ भी नहीं दिए जाएंगे, ठीक है, आपको याद करना पड़ेगा। तो देखिए सल्फ्यूरिक एसिड तो हम किस प्रकार से निकालेंगे, बहुत ही आसान है। जस्ट यहाँ पे आपको करना है, हमारे पास हाइड्रोजन कितना है दोस्तों, 2 हाइड्रोजन है ना, ठीक है, 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की यहाँ पे कितनी है, 1 है, तो हम 1 डाल देते हैं, प्लस कर दीजिए, ठीक है, प्लस कर दीजिए। सल्फर की बारी आई तो सल्फर क्या है दोस्तों, 32 है, ठीक है, तो सल्फर को हम 32 लिख देते हैं। अब देखिए सल्फर कितनी है दोस्तों, 1 ही है, तो 1 ही रहने देते हैं। अब बात थी ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन दोस्तों यहाँ पे कितनी है, 4 है, तो 4 मल्टीप्लाई हम कर देंगे किसके साथ दोस्तों, 16 के साथ, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे 2 + 32 प्लस ये कितनी हो जाएगी दोस्तों, 64, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूलर वेट हमारी आएगी, जो इक्विवेलेंट वेट जो आएगी दोस्तों वो आएगी 98। तो उम्मीद है दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा, 98 को आप क्लियर करिएगा। इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ के निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है, बहुत सारी चीज़ के निकाल सकते हैं, जैसे कि CH4 की आप निकाल के देखिए, ये मीथेन है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे कार्बन की कितनी होती है दोस्तों, कार्बन की एटॉमिक नंबर 6 होती है लेकिन उसकी मास नंबर होती है 12,
तो 12 प्लस हाइड्रोजन की कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना हाइड्रोजन है, 4 है। तो 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16। तो 16 हो गई आपकी मीथेन की इक्विवेलेंट वेट, मोलिकुलर वेट। क्लियर है। तो इसी प्रकार से आप इक्विवेलेंट वेट भी बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को ग्लास में क्यों नहीं रखा जाता है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड दोस्तों अभी हमने बात किया था HF, ठीक है। अभी हमने बात किया था हाइड्रोजन फ्लोराइड को अगर जो वाटर के साथ कंबाइन कर देंगे तो हमें क्या बना देगा दोस्तों, ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बना देगा, ठीक है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बना देगा, है कि नहीं। तो ये चीज़ तो हम समझ गए। अब हमने आपको बताया था कि ग्लास के ऊपर डिज़ाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को यूज़ करते हैं। आखिर ऐसा क्यों यूज़ करते हैं दोस्तों, क्योंकि HF जो होती है, ठीक है, HF जो होती है ये किस चीज़ पे अटैक करती है दोस्तों, ये डायरेक्टली अटैक करती है ग्लास की जो कॉन्स्टिट्यूंट होती है जिसको हम कहते हैं सोडियम सिलिकेट। तो सोडियम सिलिकेट तो सोडियम सिलिकेट की जो ऑक्साइड होगी, ठीक है, सोडियम सिलिकेट की जो ऑक्साइड होगी जिसको हम कहेंगे Na2SiO3। तो सोडियम सिलिकेट की जो ऑक्साइड हो गई दोस्तों, इसको वो क्या कर देगा, डिसॉल्व कर देगा। कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को अगर जो हम ग्लास के अंदर रखेंगे दोस्तों, तो ग्लास के अंदर क्या होती है, सोडियम सिलिकेट की ऑक्साइड होती है। तो सोडियम सिलिकेट की अगर जो ऑक्साइड रहेगी तो ग्लास को क्या कर देगी दोस्तों, सीधे डिसॉल्व कर देगी। और अंत में क्या होगा दोस्तों कि ग्लास की जो बोतल होगी धीरे धीरे कोरोडेड होगी और वो धीरे धीरे ईटन अप हो जाएगी, ठीक है, ईटन अप यानी कि HF उससे खा जाएगी। क्लियर है। तो यही कारण है दोस्तों कि हम हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को ग्लास के बोतल में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ग्लास की जो कॉन्स्टिट्यूंट होती है उसको हम सोडियम सिलिकेट कहते हैं, ठीक है। तो इसको वो क्या कर देता है, डिसॉल्व कर देती है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि उसे डिसॉल्व करते करते उसे टोटली ईटन अप यानी कि खा जाएगी। सिलिकॉन ऑक्साइड ऑफ ग्लास को हम चूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, SiO3 सिलिकॉन की ऑक्साइड ही है ना ग्लास की। तो चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी आपको मैच द फॉलोइंग करनी है, सॉर मिल्क, विनेगर, सोडा वाटर और एप्पल, ठीक है। तो सॉर मिल्क क्या होती है दोस्तों, खट्टा दूध। जानने की बात है, दूध से हमें जो एसिड मिलती है मिल्क से, उसको हम दोस्तों क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड कहते हैं। तो इसको हम 4C मिला देते हैं। विनेगर की बात आती है दोस्तों, तो विनेगर जो होती है उसे हम एसिडिक एसिड ही कहते हैं, ठीक है, एसिटिक एसिड कहते हैं विनेगर, यानी कि सिरका को हम एसिटिक एसिड कहते हैं। क्लियर है। देखिए एसिटिक एसिड की अगर आप हिंदी करेंगे तो आपको सिरका अल्म मिलेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये जो विनेगर होती है, सिरका जो होती है, उसे हम एसिटिक एसिड ही कहते हैं। क्लास के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था कि सोडा वाटर जो होती है वो कार्बोनिक एसिड होती है, और एप्पल सेब, तो सेब से दोस्तों हमें क्या मिलेगी, मैलिक एसिड मिलेगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा दोस्तों, सॉर मिल्क। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा कुछ इस प्रकार से, और सही ऑप्शन यहाँ पे आप आराम से चूज कर लेंगे। दोनों को मैच करना है आपको। ऑक्जेलिक एसिड दिए गए हैं, ठीक है, और इसकी यूजेज यहाँ पे बताई गई है। तो ऑक्जेलिक एसिड जो होती है दोस्तों, ऑक्जेलिक एसिड की यूज़ क्या होती है, तो दोस्तों इसको हम इंक की स्टेन रिमूवर के तरह यूज कर सकते हैं। क्लियर है। तो इसको आप मिला दीजिए। तो ए को मिला दिया हमने दोस्तों S से। बात आती है नाइट्रिक एसिड की। तो नाइट्रिक एसिड जो होती है दोस्तों, इसको हम यूज करते हैं दोस्तों एक्सप्लोसिव बनाने के लिए, ठीक है। तो B को आप मिला दीजिए Q से। आगे बात आती है बोरिक एसिड की। तो बोरिक एसिड की हम यूज़ करते हैं दोस्तों आई में जो आई की जो वॉशिंग वगैरह होगी, जब हम ड्रॉप डालते हैं उसमें क्या होती है दोस्तों, बोरिक एसिड होती है। तो एज एन आई वॉश एंटीसेप्टिक एंड ग्रेन प्रिजर्वेशन, ठीक है। तो हम बोरिक एसिड को यूज़ कर लिए दोस्तों, कैसे, सी को हमने यूज़ कर लिया पी के अनुसार, ठीक है। सी को हम मिला देते हैं पी से। बोरिक एसिड हम यूज़ करते हैं आई ड्रॉप में, ओके। अगला बात आता है दोस्तों बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड बहुत ही सिंपल सा बात है, इसे हम यूज़ करते हैं एज ए फूड प्रिजर्वेशन के लिए, ठीक है। तो हमने डी को मिला दिया आर से। तो ऑप्शन चूज कर लीजिए। अगले सवाल देखिए, यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है सोडियम स्टीयरेट, ठीक है। सोडियम स्टीयरेट इज ए साल्ट एंड इज यूज्ड इन एज ए स्टेबलाइजर एंड थिकनर, किस चीज़ में, इन सोप। सोप की जो हार्डनेस होती है, सोप की जो हार्डनेस होती है दोस्तों, यानी कि जो थिकनर होती है, जो मोटापन होता है, सोप की जो हार्डनेस होती है, उसको हार्ड करने के लिए, सोप को हार्ड करने के लिए हम सोडियम स्टीयरेट यूज़ करते हैं, क्लियर है। और सोप की जो फॉर्म होती है, जो फॉर्म जो होती है ना दोस्तों, फॉर्म की जो क्रीम कलर की जो वाइट अपीयरेंस होती है, क्रीम कलर की जो वाइट अपीयरेंस होती है, वो भी दोस्तों होता है आपकी किसके कारण, सोडियम स्टीयरेट के कारण, क्लियर है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, पूछा जा रहा है आपको मैच द फॉलोइंग। आप अगर जो पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा सारे एसिड दिए गए और ये सारे सोर्स दिए गए हैं कि कहाँ से लाया जाता है। तो आपको मैच द फॉलोइंग करनी है। तो फॉर्मिक एसिड दोस्तों हमें मिलती है एंट की स्टिंग से, ठीक है, एंट की स्टिंग से हमें मिल गई फॉर्मिक एसिड की। और टार्टरिक एसिड की हम बात करते हैं, टार्टरिक
एसिड। तो टार्ट्रिक एसिड हमें कहाँ से मिली? सिंपल सी बात है दोस्तों, टर्मरिन से हमें मिलती है, ठीक है, इमली से हमें मिलती है टार्ट्रिक एसिड, तो हम इसे टैमरिंड कर देते हैं, टैमरिंड, ठीक है। अगला बात आता है ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। तो ऑक्जेलिक एसिड हमें कहाँ से मिलेगी? ऑक्जेलिक एसिड मिल जाएगी हमें स्पिनेच से, ठीक है, यानी कि पालक से हमें मिल जाती है ऑक्जेलिक एसिड। अगला बात आता है दोस्तों साइट्रिक एसिड। तो साइट्रिक एसिड बहुत ही ज़्यादा आसान है। साइट्रिक एसिड क्या होती है दोस्तों? हमें फ्रूट से मिलते हैं, है कि नहीं? तो ये हम कर देते हैं ऑरेंज। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों और सही ऑप्शन चूज करके करेक्ट भी कर लीजिएगा, है कि नहीं। अगले सवाल देखिए दोस्तों, पूछा जा रहा है आपको विनेगर इज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ। विनेगर किस चीज़ की एक्वस सोल्यूशन को हम विनेगर कहते हैं दोस्तों? यूपीपीएससी में 2009 में आपको ये सवाल पूछा गया था, ठीक है। सिरका का जलीय घोल है, सिरका की जलीय घोल कौन सी होती है? तो हमने अभी 3-4 सवाल विनेगर के ऊपर सॉल्व कर लिया है। तो विनेगर को दोस्तों हम एसिटिक एसिड ही कहते हैं, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, एसिटिक एसिड यानी कि विनेगर। क्लियर है? तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 में आपको पूछे, बिहार की 2016 में आपको पूछा गया था एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट कंटेन ऑक्सीजन। कौन सी दिए गए एसिड है जिसमें ऑक्सीजन हमें देखने को नहीं मिलती है? सबसे पहली बात आती है दोस्तों नाइट्रिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो जस्ट हमारी ऑप्शन सी यहाँ पे हम करेक्ट करेंगे। तो दोस्तों बस ये था आज के हमारे वीडियो में। हमने आज की वीडियो में टॉप 30 MCQ देखा एसिड बेस एंड सॉल्ट से। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी कंटेंट आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। क्लियर है? चलिए दोस्तों, अब तो मैं आपकी डिमांड पे हिंदी इंग्लिश दोनों पे ले आया हूँ, तो अब तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों में भी बताओ, फैला दो, ओके। क्योंकि आपकी आने वाली सभी एग्जाम के लिए मैं जनरल साइंस की जिम्मेदारी लेता हूँ कि अच्छे से तैयारी करवा दूंगा, आपकी एक सवाल भी नहीं छूटनी चाहिए, ओके। तो सब मिल जाइए, सब मिलेंगे, एक साथ पढ़ेंगे तो हमें पढ़ने में मज़ा आएगा। अगर जो आप बहुत सारे स्टूडेंट मिल जाएंगे तो मैं आपके लिए लाइव प्रैक्टिस सेशन भी करवा दूंगा, ठीक है, लाइव प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। अगर जो आप बहुत सारे स्टूडेंट आ जाएंगे, क्लियर है, बहुत सारे स्टूडेंट अगर जो आप चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर जो आपको लाइव प्रैक्टिस सेशन चाहिए तो, ठीक है। 100 कमेंट मुझे कम से कम चाहिए, 100 कमेंट, ठीक है। 100 कमेंट अगर जो आ गई तो मैं आपको लाइव प्रैक्टिस सेशन करवाऊंगा जनरल साइंस की। तो जनरल साइंस की आपको पता है कितनी ज़्यादा मार्जिन होती है आपकी रेलवेज़ के एग्ज़ाम में, ठीक है। अगर जब फोर्स डिफेंस की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा मार्जिन रहती है। तो इसी चीज़ को आप मद्देनज़र रखते हुए आप कमेंट करिए, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको अब क्वेश्चन मिलना स्टार्ट हो चुकी है, ओके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।